आजकल एक चीज़ बहुत ही कॉमनली देखी जाती है 498 ए की एफआईआर। आजकल 498 ए के तहत एफआईआर होना बहुत ही आम बात है। अगर देखा जाता है, जरा सा भी डिस्प्यूट राइज होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वाइफ जो है वो अपने घर वापस चली जाती हैं और वहां जाकर हस्बैंड और उनकी फैमिली के अगेंस्ट 498 ए के तहत एफआईआर को दर्ज करवाती हैं। कभी कभार तो जो हस्बैंड की फैमिली होती है उन्होंने दहेज मांगा भी नहीं होता, या वो रिलेटिव जो उस घर में कभी रहे भी ना हो या कभी आए भी ना हो, उनके अगेंस्ट भी 498 ए के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है। और एफआईआर के अंदर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मेरे साथ दहेज की मांग करी गई है, और उन एलिगेशंस के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनको लीगल प्रोसीडिंग्स को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन को आप भी फेस कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो इसका जवाब हमें दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक जजमेंट में। आज मैं साथ में आपको बताऊंगी कैसे आप पिटीशन को फाइल करके 498 की एफआईआर को खारिज करवा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को लेकिन डिटेल के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दीक्षा भास्कर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ ये वीडियो काम आ सके। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही लीगल नॉलेज आपके साथ रोज शेयर कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगी 498 ए की एफआईआर को और कैसे आप उसको रद्द करा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। ये मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बताऊंगी। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट का हम नाम जान लेते हैं। महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ सकें कि इसमें बेसिकली होता क्या है। मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। इसमें क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ की शादी के बाद जो उनके बीच में डिस्प्यूट है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वाइफ जो है वो अपने पेरेंटल हाउस वापस चली जाती हैं। तो पेरेंटल हाउस वापस जाकर वो एक एफआईआर को दर्ज कराती हैं 498 ए के तहत 406 आईपीसी में और सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डॉरी प्रोबेशन एक्ट के तहत ये एफआईआर जो है वो दर्ज करवाती है अपने हस्बैंड और हस्बैंड की सिस्टर के अगेंस्ट जो कि उनकी ननंद हुई, और हस्बैंड के कजन्स के अगेंस्ट जो कि बहुत दूर के कोई रिलेटिव्स थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जो चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट कर देती है। देखिए, आइडली पुलिस को ये वेरीफाइड करना चाहिए था यहाँ पर कि उस सेड कजन का कोई रोल था या नहीं, वो जो कज़न है वो इनके साथ रहता था या नहीं, या फिर वो जो कज़न है उसने कभी क्या डॉरी को डिमांड किया या नहीं। देखिए, एक जनरल पैटर्न देखा जाता है। जैसे ही 498 ए की एफआईआर को दर्ज किया जाता है तब पुलिस जो है वो चार्जशीट को फाइल कर देती है और क्लोजर रिपोर्ट को वो फाइल नहीं करती। इस केस में भी सेम ही चीज हुई। तो जब ये चार्जशीट फाइल हुई तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर ही ये फाइल हुई, तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कजन और उनकी ननंद के खिलाफ जो है सम्मन को इशू कर दिया। इस बात से नाखुश होकर ननंद और वो जो कजन्स थे वो पहुंचे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। उन्होंने 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत पिटीशन को फाइल किया। अब शायद से काफी लोग नहीं जानते होंगे कि 482 ऑफ सीआरपीसी होता ही क्या है। जब भी हमारे खिलाफ कोई एफआईआर होती है, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है उस एफआईआर के ऊपर वो चलने योग्य नहीं है, तो आपके पास 482 ऑफ सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करते हुए आप उस चार्जशीट को या फिर उस एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पिटीशन को फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास में जो भी लोकल लॉयर हैं आप उनकी मदद लेके आप इस पिटीशन को डालकर उस एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हो। इस केस के अंदर भी सेम ही चीज हुई। उन्होंने भी 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ही पिटीशन को फाइल किया और उन्होंने चैलेंज किया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स को, और कहा गया कि जो एफआईआर है, जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो बिल्कुल ही गलत है, और ये जो हमारे खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है ये भी क्वैश होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत
उनको रिलीफ नहीं दिया और एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज के ऊपर ये नहीं देखा जाएगा कि आपके खिलाफ जो एफआईआर है वो रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपके खिलाफ जो है एलिगेशंस हैं तो एफआईआर जो है वो चलेगी। इसी वजह से ये सारे पिटिशनर्स पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तब आप जो है एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी फाइल होती है अंडर द आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं दिया है या जो वो ऑर्डर है वो सही नहीं है तो आप जो है उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। इस केस में भी ऐसा ही होता है। तो वो सारे पिटिशनर्स पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने जितने जजमेंट्स हैं पुराने उनके ऊपर रिलाई करते हैं। एक बात कहते हैं कि कोई भी एफआईआर में ऑम्निबस एलिगेशंस नहीं होने चाहिए। There has to be a specific allegation। मतलब कि आप एफआईआर के अंदर सिर्फ ये लिख दें कि मेरे हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स, मतलब उनके ब्रदर मदर या फिर कोई दूर के रिलेटिव्स ने भी मेरे साथ ये किया, उससे कोई जो है एफआईआर नहीं चल सकती। अगर आपसे किसी ने डॉरी मांगी है या आपको किसी ने मेंटली हराश किया है तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब है कि एफआईआर गलत है, एफआईआर झूठी है और इस ग्राउंड के ऊपर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। आपको इस बात को स्पेसिफिकली रूप से बताना होगा। अगर आप ये बात को नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एफआईआर झूठी है और इस ग्राउंड के ऊपर एफआईआर को रद्द भी किया जा सकता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस केस के फैक्ट्स को देखा तो इस केस में पाया गया कि जो ननंद है, जो सिस्टर इन लॉ है, वो तो इंडिया से बाहर रहती थी। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए उस शहर में आई जहाँ पर वो हस्बैंड एंड वाइफ रहा करते थे। फिर वो वापस चली गई अपनी कंट्री में। और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी देखा एफआईआर में जो एलिगेशन है ननंद के ऊपर वो ये है कि मेरी ननंद ने कुछ अपशब्द कहे और उनका सामान जो है वो फेंक दिया। बस सिर्फ यही एलिगेशन था। सिर्फ यही कह देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो है 498A की डेफिनेशन में आप नहीं आते हो और जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है और इसलिए इस एफआईआर को रद्द करना होगा। साथ ही जो बाकी कजन थे, जो बाकी पिटिशनर्स थे, उनका नाम सिर्फ इसलिए डाला गया था कि जब पंचायत बैठी थी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तब वहाँ पर वो लोग प्रेजेंट थे। कंप्लेनेंट का यहाँ पे ये कहना था कि जब पंचायत बैठी तब इन लोगों ने भी मुझे वहाँ पर परेशान किया, इसी बेसिस के ऊपर इनके खिलाफ भी एफआईआर चलनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इससे पता चलता है कि कंप्लेनेंट की क्या मंशा थी, सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को हराश करना चाहती थी। अल्टीमेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने सारे जजमेंट को एनालाइज करते हुए ये जो एलिगेशंस है वो ऑम्निबस एलिगेशंस हैं। इन सारे पिटिशनर से किसी भी तरह से कंप्लेनेंट की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट हुआ और ना ही किसी प्रकार की डॉरी की डिमांड की गई है। इसलिए इस एफआईआर को यहीं पर और इस चार्जशीट को यहाँ पर क्वैश करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा। तो अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर हो जाए या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसी चार्जशीट आपके अगेंस्ट सबमिट हो जाए कोर्ट में तो 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत आपको अपनी पिटीशन को फाइल करना चाहिए। ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है। तो जब भी एफआईआर हो तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लें और 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत इस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं आप। उम्मीद है कि आपको काफी जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऐसे ही लीगल वीडियो शेयर करती रहूं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।